अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। टेस्ट योर सेल्फ ऑन इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। आज के इस लेक्चर में आपके सामने स्क्रीन पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैंने 2-3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। आपने देखना है कि इस सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर है तो उसको देखिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलकर सेंटेंस को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस जो है हमारा वो यू से स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है कि यू एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। मसलन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था जैसा कि यू के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हम डू को तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डज को इस्तेमाल नहीं करते। हम यू के साथ आर यूज़ करते हैं, हम हैव यूज़ करते हैं। तो यू हमेशा एक प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर कंसिडर होता है और अपने बाद वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। लेकिन इस सेंटेंस में इसके बाद हमने मस्ट यूज़ कर रखा है और मस्ट एक मोडाल होता है। और जो मोडाल्स होते हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ये सभी के साथ यूज़ कर लिए जाते हैं। तो यू मस्ट आ सकता है एक दूसरे के साथ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है ये। अब ये जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के लिए ये कंडीशन है कि इनके बाद हमने लाजमी तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ भी हमने ज़हन में रखनी है कि मोडाल हम अगर यूज़ कर लिया तो वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। तो यू मस्ट, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा कि मोडाल्स में हमारे पास 3 मोडाल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उलझन की वजह होते हैं। मसलन एक मस्ट है, इसके बाद शुड है और आर्ट टू। ये जो 3 मोडाल्स हैं ना, इनका मैनी उर्दू में होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए का सेंस देते हैं ये। अब इस वजह से स्टूडेंट्स में बाज़ दफ़ा उलझन बन जाती है कि कौन सा मोडाल कहाँ पे यूज़ करना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मस्ट को हम तब यूज़ करते हैं अगर आप सेंटेंस में नेसेसिटी का सेंस ले रहे हैं। अगर सेंटेंस नेसेसिटी का सेंस दे रहा है तो आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गेस कर रहे हैं, तो आप मस्ट को इस्तेमाल करेंगे। शुड हम तब यूज़ करते हैं जब एडवाइस देनी हो, और आर टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद कुछ ऐसा जो हमारे ऊपर इखलाकन आयद होता है। इखलाकी जिम्मेदारियां जो होती हैं उन्हें हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में अगर लिखता हूं यू शुड बाय अ कार। अब इस सेंटेंस में हम शुड यूज कर सकते हैं, सेंटेंस ठीक है, और क्योंकि हम किसी को उसका सफर देख के शायद सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक कार खरीद लेनी चाहिए, नसीहत की जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है, तो शुड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर नेसेसिटी का सेंस लिया जाए तो नेसेसिटी का सेंस भी मिलता है कि एक बंदे को अगर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो डेफिनेटली ही मस्ट बाय अ कार। लेकिन इस सेंटेंस में हम आर टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि किसी तरह से भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं दे रहा। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि एक शख्स के लिए ये अखलाकी जिम्मेदारी है, उसकी अखलाकन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार खरीदे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई सेंस नहीं बनता कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कार खरीदे। तो इस सेंटेंस में हम शुड या मस्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा शुड और मस्ट एक दूसरे की जगह पे अक्सर यूज हो जाया करते हैं। लेकिन अगर गेस के सेंस में आप यूज कर रहे हैं तो फिर मस्ट की जगह पे शुड यूज नहीं हो सकता। ठीक है, मसलन ही मस्ट बी 40। ठीक है, मैं एक बंदे की उम्र गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बंदा है वो 40 का तो होगा, तो ये मैं एक गैस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे शुड नहीं यूज कर सकता, मैं यहाँ पे आर टू भी यूज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे जस्ट मस्ट यूज करूंगा। लेकिन अगर नेसेसिटी या एडवाइस के सेंस मिल रहा है तो आप फिर उसमें शुड और मस्ट को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं काफी हद तक। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा अगर नेसेसिटी का सेंस डोमिनेट कर रहा है तो आपको मस्ट यूज करना है, अगर एडवाइस का सेंस आपको डोमिनेटिंग महसूस होता है तो आप शुड यूज कीजिएगा।
एक और सेंटेंस लेते हैं, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। अब इस सेंटेंस में, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, इस सेंटेंस में शुड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। मस्ट भी यूज कर सकते हैं और आर टू भी यूज हो सकता है, तीनों यूज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इस सेंटेंस में जो हमें मिलेगा वो आर टू रहेगा, क्योंकि ये हम सब की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, इसका ख्याल, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये अखलाकन हमारी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी सूरत में आप प्रेफर करेंगे कि आप ऐसे सेंटेंस में शुड की जगह पे आर टू लिखें जब भी आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्ट, शुड और आर टू में जो कंफ्यूजन रहती है वो आपकी दूर हो गई होगी। तो यू मस्ट ईदर, ईदर जो है आपका एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है उसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्लास आ जाती हैं। क्लास किसे कहते हैं जी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं तो वो आपकी क्लास होगी। और हर सेंटेंस में एक क्लास लाजमी होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और अगर आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास हैं, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा क्लास के सब्जेक्ट और वर्ब एक से ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक से ज़्यादा क्लास होंगी। सब्जेक्ट और वर्ब के जितने जोड़े बनते जाएंगे उतनी क्लास होंगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का एक जोड़ा बना तो वहाँ पे सिर्फ एक क्लास है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें यू मस्ट ईदर, इधर आ गया, इधर हमारा एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन मीन्स कि अगर आपकी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास हैं तो उन क्लास को जोड़ने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी दोनों तरफ क्लास होगी और उनको जोड़ने वाला जो वर्ड होगा वो आपका कंजंक्शन कहलाता है। और इधर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, मीन्स कि जोड़े की सूरत में काम करता है, पेयर की सूरत में। और इसका जो जोड़ा होता है इसके साथ, इधर के साथ, वो होता है हमारे पास आर, ठीक है। और इसका मैनी होता है या फिर ये या फिर ये। इसी से रिलेटेड, इसी मिलता जुलता एक और भी होता है जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है ये भी, जिसे हम कहते हैं नीदर और नार। इसका मैनी होता है ना तो ये और ना ये। इधर और आर का मतलब था या ये कर लो या ये कर लो, नीदर और नार का मतलब ना ये और ना ही ये। तो इधर है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या इसमें चॉइस है, क्योंकि इधर में तो दो काम होने चाहिए ना, कि या ये काम करो या ये काम करो। तो क्या आपके सेंटेंस में चॉइस है ऐसी? तो बिल्कुल चॉइस है। सेंटेंस कह रहा है बी रेगुलर विद योर स्टडीज, कि अपने स्टडीज के साथ रेगुलर हो जाओ या फिर एग्जामिनेशन से पहले आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चॉइस है आपको, या ये काम करना है या ये काम करना है। तो इसका मतलब इधर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब अगर इधर यहाँ पे आ गया है तो इसका फिर कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है, जो इसका जोड़ा होगा वो कौन सा था? इधर का आर था। तो आपकी सेंटेंस में दूसरी क्लास से पहले कोई और कंजंक्शन नहीं यूज होना, सिर्फ और सिर्फ आर यूज होगा। तो मैं देखूंगा कि दूसरी क्लास जब स्टार्ट हो तो वहां पे आर यूज हो, ठीक है। चलेंगे, फिलहाल हमने यहाँ तक चेक कर लिया, यू मस्ट इधर, यहाँ तक सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बी, अगर बी को यहाँ से मैं एक सेकंड के लिए रिमूव करता हूँ, स्किप करता हूँ, तो सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाएगा, यू मस्ट इधर रेगुलर विद योर स्टडीज। बिल्कुल सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल महसूस ठीक हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम यहाँ से बी को स्किप नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि पीछे हमने मोडाल पढ़ा है, मस्ट मौजूद है, मोडाल है, और हमें पता है कि मोडाल अगर आपने यूज किया तो आगे चल के वर्ब की पहली फॉर्म तो लाजमी यूज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे बी एक वर्ब की पहली फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्म बीन होती है और थर्ड भी बीन कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ से बी को रिमूव कर देता हूँ तो फिर वर्ब तो रहेगी नहीं। यू आपको पता है प्रोनाउन है, मस्ट मोडाल है, इधर कंजंक्शन है, रेगुलर आपको पता है एडजेक्टिव है, ठीक है, विद प्रेपोजिशन है, यूर प्रोनाउन है, और स्टडीज नाउन है यहाँ पे। तो वर्ब तो आई नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बी को लाजमी है कि हम यहाँ पे लिखें, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। और बी यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर यूज की गई है क्योंकि पीछे मोडाल था।
तो सेंटेंस यू मस्ट इधर बी रेगुलर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। विद योर स्टडीज, देखें रेगुलर के साथ इन, ऑन, एट काफी सारे प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं, लेकिन जब आप स्टडीज की बात कर रहे हो तो सही एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है रेगुलर विद योर स्टडीज। तो रेगुलर इन योर स्टडीज नहीं हम यूज करेंगे, विद योर स्टडीज यूज करेंगे। बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी। अच्छा, यहाँ पे स्टडीज लफ्ज मौजूद है, यहाँ पे स्टडी है। अब इनमें भी आपने थोड़ा फर्क समझ लेना है कि जब आप एकेडमिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आप किसी जगह पे पढ़ाए जाने वाले सिलेबस जिसे हम कोर्स या निसाब कहते हैं, उस सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पे स्टडी नहीं स्टडीज यूज करना होता है। और यहाँ पे हम चूंकि एक सिलेबस की ही बात कर रहे थे जो उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उसको आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टडी नहीं, यहाँ पे हम स्टडीज ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टडी वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर यूज किया गया है। ठीक है, और स्टडी जो है वर्ब की पहली फॉर्म के तौर पर यहाँ पे ये स्टडी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टडी क्यों आएगा, उससे पहले स्टडी को बाद में देखेंगे, पहले देख लें कि यहाँ पे एंड क्यों आएगा। यहाँ से दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है ना, ये दूसरी वर्ब आ गई। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि दूसरी क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं है। तो देखें भाई, यहाँ पे ये जो यू है ना, ये यू यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है आपका। ये यू जो है ये दोनों काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसमें भी जो काम होना है वो भी यू ने करना है, यानी जो अपनी स्टडी के साथ रेगुलर होना था वो भी किसने होना था, यू ने होना है। और एग्जाम से जो पहले पढ़ने वाला ऑप्शन था वो भी किसने करना था, यू ने करना था। तो ये दोनों काम चूंकि यू ने करने हैं, तो यू यहाँ पे आप कॉमन सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो डेफिनेटली जब कॉमन होगा तो आप सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे भी यू मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज याद रखने वाली थी वो ये है कि इधर जो है तो इसके साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर जो उसका जोड़ा होता है वो हमारे पास आर होता है। तो हमें इस क्लास से पहले ये वाला एंड यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इसकी जगह पे आर आएगा, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन की सूरत में इधर के बाद आर ही आना है और कोई कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो इधर और आर के आपस में सही पेयर कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस अब तक हमारा यूं हो जाएगा, यू मस्ट इधर बी रेगुलर विद योर स्टडीज आर स्टडी। ठीक है, क्योंकि पीछे मोडाल यूज कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब की ये भी पहली फॉर्म ही यूज होगी जिस तरह यहाँ पे हमने पहली फॉर्म यूज की थी। क्योंकि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास कॉमन है, सिमिलरली मोडाल भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन रहेगा। और मोडाल के बाद जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की, आपकी सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो स्टडी यहाँ पे ठीक रहेगा। इसके बाद फार मोर लॉन्गर, यहाँ पे ये दोबारा से गलती आ जाएगी, आप देखिएगा, याद रखिएगा कि मोर जो लफ्ज है इसके बाद कभी भी आगे चल के आपने अगर एडजेक्टिव यूज कर रखा है तो वो ई आर उस एडजेक्टिव के आखिर पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा, या मोर रिमूव कर दो या लॉन्गर रिमूव कर दें। अब अगर मैं लॉन्गर को रिमूव करता हूँ तो मोर पीरियड, स्टडी फॉर मोर पीरियड कोई सही एक्सप्रेशन नहीं है। सही एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ पे जो लॉन्गर है इसको मैं रखूंगा बाकी, जबकि मोर को यहाँ पे गलत कंसिडर किया जाएगा। वैसे भी लॉन्ग जो एडजेक्टिव होता है वन सिलेबल वर्ड है। ठीक है, तो इसके जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं आप वन सिलेबल वर्ड की, तो उसके साथ हम ई आर लगा के बनाते हैं। अगर एक से ज्यादा सिलेबल का एडजेक्टिव होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर का इस्तेमाल करते हैं। ये चूंकि सिंगल सिलेबल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मोर को रिमूव करेंगे और लॉन्गर को बाकी रखेंगे। एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में लाजमी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका लाजमी आंसर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।